Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about translation. ट्रांसलेशन में हमने दो स्टेप्स के बारे में बात कर ली थी. फर्स्ट द एक्टिवेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स का एक्टिवेशन. अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए अमाइनो एसिड को एटीपी के साथ बाइंड किया जाता है और अमाइनो एसिड एक्टिव किए जाते हैं. सेकेंड हमने पढ़ा था एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को टीआरएनए के साथ ज्वाइन करना, बाइंड करवाना, दैट इज चार्जिंग टीआरएनए. तो ये जो दो स्टेप्स होते हैं ये ट्रांसलेशन में शुरुआत के स्टेप्स हैं. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म इन डिटेल. तो जो तीसरा स्टेप है दैट इज ट्रांसलेशन. तीसरा स्टेप एग्जैक्टली क्या है? ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन में पहला स्टेप एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, दूसरा स्टेप चार्जिंग टीआरएनए और लोडिंग टीआरएनए, एंड द थर्ड स्टेप इज एग्जैक्टली ट्रांसलेशन. अब इस ट्रांसलेशन में जरूरत किस किस की है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. इस ट्रांसलेशन में तीन स्टेप्स कौन कौन से हैं? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. जब ट्रांसलेशन हो रहा है तो ट्रांसलेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है? प्रोटीन का बनना. एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है. अब ट्रांसलेशन में जब चेन बनना शुरू होती है उसको हम कहते हैं इनिशिएशन. जब चेन बनना शुरू होती है उसको कहते हैं इनिशिएशन. जब वो चेन लंबी होती है उसको हम कहते हैं इलोंगेशन. लंबी होना, इलोंगेट होना. और जब चेन बनना रुक जाती है तो उसको बोला जाता है टर्मिनेशन. उसको क्या बोला जाएगा? टर्मिनेशन. तो ट्रांसलेशन तीन स्टेप्स में चलता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. अब यहाँ पे इनिशिएशन पहला स्टेप है और इसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? एमआरएनए चाहिए, चार्ज टीआरएनए चाहिए, लोडेड टीआरएनए या चार्ज, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से चार्जिंग की जाती है. अगर हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स में तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट होनी चाहिए, जीटीपी होनी चाहिए एज अ एनर्जी यूनिट, Mg2 पॉजिटिव आयन होना चाहिए दोनों सब यूनिट्स को जोड़ने के लिए, एंड इनिशिएशन फैक्टर्स होने चाहिए. तो अगर हम प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर्स की बात करते हैं तो तीन होते हैं, इनिशिएटिंग फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड फैक्टर 3. वहीं यूकैरियोट्स में ये 10 फैक्टर्स होते हैं जो मदद करते हैं इनिशिएशन में. अब इनिशिएशन होता क्या है? सिंपल सा कहने का मतलब है कि किस तरीके से एक ऐसी चीज की जाए जिससे प्रोटीन चेन बनना शुरू हो जाए, यानी कि अमाइनो एसिड जुड़ना शुरू हो जाए और प्रोटीन चेन बननी शुरू हो जाए. तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है. और एग्जैक्टली होता क्या इनिशिएशन में? मान लीजिए ये सेल है और इस सेल में राइबोसोम्स की जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट है वो अलग अलग है, Mg2 पॉजिटिव आयन है, एमआरएनए है. तो सबसे पहले क्या होता है? एमआरएनए पे राइबोसोम की जो स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, तो सबसे पहले एमआरएनए पे स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच होती है. स्मॉलर सब यूनिट अटैच होने के बाद यहाँ पे अटैच होता है टीआरएनए. ये टीआरएनए अटैच हुआ और टीआरएनए के अटैच होने के बाद लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाती है. तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है. तो इस कॉम्प्लेक्स को किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारी डिटेलिंग हम करेंगे. बट बेसिकली जो हम डिटेल करते हैं वो प्रोकैरियोट्स में करते हैं, यूकैरियोट्स में हम डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं. तो आई स्टार्ट विद द इनिशिएशन, द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसलेशन मैकेनिज्म. प्रोटीन सिंथेसिस का पहला मैकेनिज्म, पहला प्रोसेस इनिशिएशन. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, चीज को इनिशिएट करना, उसकी शुरुआत करना. हमने ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमने पढ़ लिया है कि जब हम किसी भी चेन को बना रहे हैं, प्रोटीन की कोई चेन बन रही है, तो उस प्रोटीन की चेन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनिशिएटिंग कोडॉन्स का होता है, स्टार्ट कोडॉन्स का होता है. और ये भी हमें पता है कि जो स्टार्ट कोडॉन्स होते हैं ये एमआरएनए पे प्रेजेंट है. एमआरएनए के पास मैसेज है प्रोटीन सिंथेसिस का,
mRNA के पास मैसेज है प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि उसके पास कोडॉन है, कोडॉन्स के पास सेंस होता है, वो mRNA की वजह से यहाँ पे क्या होता है, सेंस होता है, और सेंस की वजह से क्या होता है, वो अमाइनो एसिड को कोड कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, ये mRNA है। mRNA 5' to 3' डायरेक्शन में चल रहा है। अब अगर mRNA से प्रोटीन बनानी है तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत होती है स्टार्ट कोडॉन से। शुरुआत होगी स्टार्ट कोडॉन से या इनिशिएट करने वाले कोडॉन से, जिसमें AUG को हम स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। AUG इज द स्टार्ट कोडॉन। अब इसी स्टार्ट कोडॉन से अगर हम यहां चलेंगे तो यह आएगा अपस्ट्रीम। अगर हम यहां चलेंगे 5' डायरेक्शन में चलेंगे तो यह आएगा अपस्ट्रीम, और इस अपस्ट्रीम में 4 to 12 नाइट्रोजन बेस अपस्ट्रीम, कितना 4 to 12 नाइट्रोजन बेस अपस्ट्रीम चलते हैं स्टार्ट कोडॉन से, तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आती है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आती है जिसको हम बोलते हैं शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, SD सीक्वेंस या शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। आई रिपीट इट अगेन, mRNA पे कोडॉन्स होते हैं जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। प्रोटीन चेन बनना कहां से शुरू हो, ये डिपेंड करता है कि वहां पे स्टार्ट कोडॉन कहां पे है। तो इस mRNA में ये है स्टार्ट कोडॉन, जो कि AUG है, ये एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है। इस स्टार्ट कोडॉन से 4 to 12 नाइट्रोजन बेस अपस्ट्रीम, यानी कि यहां पे हम 5' डायरेक्शन में जाएंगे। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है प्रोकैरियोट्स में, किसमें हम पढ़ रहे हैं, ये प्रोकैरियोट्स में, और इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। कहां पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है mRNA पे। mRNA में प्रोकैरियोट्स में स्पेसिफिक सीक्वेंस शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। अब यहाँ पे शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम आगे डिटेल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले mRNA पे राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट को जोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन करना है, प्रोटीन बनाने हैं, तो राइबोसोम जुड़ेंगे, और राइबोसोम के जुड़ने के साथ साथ चेन आगे बननी शुरू होगी। तो सबसे पहला स्टेप आता है अटैचमेंट ऑफ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब यहां पे हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो स्मॉलर सब यूनिट 30S है और लार्जर सब यूनिट 50S है। तो स्मॉलर सब यूनिट 30S, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले mRNA पे आके जुड़ेगी स्मॉलर सब यूनिट। तो यहाँ पे mRNA पे आके जुड़ेगी स्मॉलर सब यूनिट, ये आके जुड़ गई है 30S स्मॉलर सब यूनिट, क्लियर। जब हमने राइबोसोमल RNA के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70S राइबोसोम में जो स्मॉलर सब यूनिट होती है उसमें एक RNA मौजूद है, एक rRNA मौजूद है। इस rRNA को हम बोलते हैं 16S rRNA। आई अगेन रिपीट, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, उसमें जो स्मॉलर सब यूनिट होती है उसमें एक RNA प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं 16S rRNA। इस 16S rRNA के पास इस शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस की क्या मौजूद होती है, इस शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो ये SD सीक्वेंस है, और इस SD सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री किसमें है, स्मॉलर सब यूनिट में जो RNA प्रेजेंट है, दैट इज 16S RNA, इसके पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, एंटी SD सीक्वेंस, एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर A है, यहाँ पे अगर A है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री U होगा, अगर ये G है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री C होगा। तो AG या इस SD सीक्वेंस की जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो स्मॉलर सब यूनिट के पास है,
यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और बाइंड हो जाते हैं। तो इसकी मदद से यहाँ पे ये स्मॉलर सब यूनिट यानी कि 16SR RNA की हेल्प से राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट mRNA से अटैच हो गई। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है तो रिकॉग्निशन हो गया और अटैचमेंट हो गया। जब अटैचमेंट हुआ तो अटैचमेंट के होने की वजह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना। वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ये है 30S राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट। सो हम ये क्या बोलेंगे? 30S mRNA कॉम्प्लेक्स, 30S राइबोसोम mRNA कॉम्प्लेक्स भी इसको हम बोल सकते हैं। तो 30S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम along with mRNA form a complex. This complex is known as 30S mRNA complex. mRNA है, mRNA पे क्या है? mRNA पे स्टार्ट कोडॉन है। उस स्टार्ट कोडॉन से जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं 4 to 12 बेसिस तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको हम कहते हैं शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट के पास और इसी कारण राइबोसोम यहाँ पे mRNA पे जुड़ पाता है और कॉम्प्लेक्स बन पाता है। तो पहला स्टेप हो गया, राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट आके जुड़ गई। सेकेंड स्टेप होता है अटैचमेंट ऑफ फर्स्ट चार्ज tRNA बाय फैक्टर्स, इनिशिएटिंग फैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड GTP की हेल्प से चार्ज या लोडेड tRNA आके mRNA पे जुड़ता है। तो साधारण सी बात है, mRNA पे tRNA का जुड़ना। tRNA कैसा है? चार्ज है, लोडेड है। मतलब क्या है कि वो जो tRNA है उसके पास एक अमाइनो एसिड है तो वो आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये tRNA है, दिस इज tRNA। जो tRNA शुरुआत में जुड़ता है, सबसे पहले आके जो जुड़ता है उसको बोलते हैं इनिशिएटर tRNA। उसको क्या बोला जाता है? इनिशिएटर tRNA। यानी कि यहाँ से पहला tRNA जुड़ा है और पहले अमाइनो एसिड को लेके आया है। पहला जुड़ा है और पहला अमाइनो एसिड इसके साथ आया है। क्लियर? एज वी ऑल नो कि जब प्रोकैरियोट्स में हम स्टार्ट कोडॉन की बात करते हैं तो स्टार्ट कोडॉन का एंटी कोडॉन किसके पास है? स्टार्ट कोडॉन का एंटी कोडॉन tRNA के पास है। यानी कि AUG का जो एंटी कोडॉन है वो UAC है, ये tRNA के पास है। जब ये tRNA के पास होता है तो ये जो जिस अमाइनो एसिड को कोड करता है प्रोकैरियोट्स में, वो अमाइनो एसिड है N फॉर्माइल मीथियोनिन। तो यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड आएगा? N फॉर्माइल मीथियोनिन। तो पहला अमाइनो एसिड जो tRNA के साथ आएगा प्रोकैरियोट्स में बिकॉज ऑफ द स्टार्ट कोडॉन दैट इज N फॉर्माइल मीथियोनिन। अब यहाँ पे एक tRNA आएगा तो उसको लाने के लिए, बहुत ध्यान से समझना है, एक tRNA आएगा, उसको लाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी सेल को, और जो एनर्जी खर्च की जाएगी, जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा वो GTP के फॉर्म में होगा। और एक इनिशिएशन में जो इनिशिएशन फैक्टर काम करेगा वो इनिशिएशन फैक्टर 2 काम करेगा। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो एनर्जी के साथ आएगा, जब भी tRNA आएगा एनर्जी के साथ आएगा, एनर्जी के एक्सपेंडिचर के साथ आएगा, और यहाँ पे फैक्टर की मदद भी ली जाएगी और इस mRNA पे आके अटैच हो जाएगा tRNA। तो यहाँ पे tRNA अटैच हो गया। यहाँ पे ये स्टार्ट कोडॉन है, ये स्टार्ट कोडॉन है, और इस स्टार्ट कोडॉन का एंटी कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन का एंटी कोडॉन tRNA के पास है जो आ चुका है, और यहाँ पे जो अमाइनो एसिड आया है वो N फॉर्माइल मीथियोनिन आया है। तो इस तरीके से mRNA पे आके अटैच हो चुका है tRNA। mRNA पे अटैच हो चुका है tRNA विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ GTP। तो एक बार अगर tRNA आएगा तो एक GTP खर्च होगा, एक GTP खर्च होगा, ये बात याद रखनी है। और जब अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होगा तब एक ATP खर्च होगा। तो एक अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन में एक ATP, एक tRNA को लाने के लिए भी एक
GTP, ये बात ध्यान रखनी है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, पहला जो कॉम्प्लेक्स था उसमें ऐड ऑन करेंगे, तो पहला कॉम्प्लेक्स था 30S राइबोसोम mRNA। अब हम क्या बोलेंगे, 30S mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे इसको, 30S राइबोसोम mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स। क्लियर। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले mRNA पे राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच हुई, उसके बाद tRNA mRNA पे आके अटैच हुआ और साथ में लेके आया पहले अमाइनो एसिड को, जो कि प्रोकैरियोट्स में स्टार्ट कोडॉन की वजह से होता है एन फॉर्माइल मीथियोनिन। तो यहाँ पे mRNA भी है, tRNA भी है और राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट भी है, तीनों चीजें एक जगह हैं, बट अभी भी लार्जर सब यूनिट बाकी है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा अटैचमेंट ऑफ द लार्जर सब यूनिट। ये कॉम्प्लेक्स है वही पूरा, यहाँ पे 30S राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है, इसी के साथ साथ यहाँ पे tRNA है और ये mRNA पे सारी प्रोसेसिंग चल ही रही है। यहाँ पे अब लार्जर सब यूनिट को अटैच किया जाएगा राइबोसोम की, जो कि प्रोकैरियोट्स में 50S है। तो यहाँ पे लार्जर सब यूनिट का अटैचमेंट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। जब राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स अटैच होती हैं तो उनके लिए जो आयन रिक्वायर्ड है वो है Mg2 पॉजिटिव आयन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये जो 50S सब यूनिट है राइबोसोम की, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, इसमें 3 पार्ट्स हैं, E, P एंड A। A इज अमाइनो एसाइल साइट, यहां पे अमाइनो एसिड आके अटैच होगा, इसीलिए इसका नाम है अमाइनो एसाइल साइट। जो P साइट है उसको हम कहते हैं पेप्टाइडल साइट। पेप्टाइडल साइट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि जब हमें अमाइनो एसिड की चेन बनानी है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनने जरूरी है, वो बनाएगी P साइट। और E इज द एग्जिट साइट, इसको हम क्या बोलेंगे, एग्जिट होने वाली साइट, यहां से कुछ एग्जिट होगा और एग्जिट होने वाला जो मॉलिक्यूल है वो होगा tRNA। तो ये जो साइट है ये है एग्जिट साइट, ये tRNA को एग्जिट करेगा, ये tRNA को एग्जिट करेगा। कैसे करेगा, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा, राइट। तो यहां पे अब क्या करना है, लार्जर सब यूनिट को अटैच करना है, जिसके 3 पार्ट्स हैं, ए साइट, अमाइनो एसाइल साइट, पेप्टाइडल साइट एंड एग्जिट साइट। अब यहां पे क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना है, यहां पे जब ये पूरी यूनिट उठ के यहां पे अटैच होगी, जब ये यूनिट यहां से उठ के यहां पे अटैच होगी तो अटैचमेंट इस तरीके से होगा कि जो P है, ये P साइट जो पेप्टाइडल साइट है ये कवर करेगी AUG को, यानी कि स्टार्ट कोडॉन वाले एरिया को, या हम कह सकते हैं फर्स्ट tRNA को कवर करेगी, या फर्स्ट tRNA से अटैच होगी। तो यहां पे P साइट किससे अटैच हो रही है, फर्स्ट tRNA से अटैच हो रही है। तो यहाँ पे एग्जिट साइट ये है, 50S राइबोसोम की यूनिट है, यहाँ पे P साइट जो है वो पूरी उसने किसको कवर किया है, उसने कोडॉन और एंटीकोडॉन्स को कवर किया है, यानी कि यहाँ पे tRNA के साथ वो अटैच हुई है और A अभी भी खाली है, A अभी भी खाली है, क्लियर है। और इन दोनों सब यूनिट्स को अटैच करने का काम करेगा Mg2 पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे mRNA भी है, tRNA भी है और राइबोसोम की दोनों यूनिट्स भी हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट, तो हम इसको अब राइबोसोम बोल सकते हैं, क्लियर। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा mRNA tRNA राइबोसोम का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में mRNA भी है, इसमें tRNA भी है और इसमें राइबोसोम की स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट भी है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का बनना ये समझाएगा कि यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के लिए जो पहला स्टेप होने वाला है, जो कि पहले अमाइनो एसिड से शुरू होगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है।
यानी कि इसका इनिशिएशन हो चुका है और यहाँ पे पहला अमाइनो एसिड दैट इज एन फॉर्माइल मीथियोनिन आ चुका है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्लियर? तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मैकेनिज्म सेम रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, उस डिफरेंस को भी हम पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के केस में, तो यूकैरियोट्स के केस में शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस नहीं होती। यूकैरियोट्स के केस में शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस नहीं होती, यहाँ पे होती है 7mg कैपिंग वाली साइट। आई टोल्ड यू अर्लियर जब हमने स्प्लाइसिंग पढ़ी थी कि यूकैरियोट्स में जो mRNA होता है उसकी स्टेबिलिटी करने के लिए कैपिंग और टेलिंग की जाती है। 7-मिथाइल ग्वानिन यहाँ पे ऐड किया जाता है और पॉली ए टेल यहाँ पे ऐड की जाती है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, ये mRNA है, इस mRNA पे राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट आएगी और वो है 40S, क्योंकि यहाँ पे जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 80S होता है, तो उसकी स्मॉलर सब यूनिट 40S है। इस स्मॉलर सब यूनिट के पास जो rRNA है 18S rRNA, उसके पास 7mg की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। तो यहाँ पे 18S जो rRNA यूकैरियोटिक जो स्मॉलर सब यूनिट होती है उसमें ये जो राइबोसोम है इसके पास 7mg की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होने की वजह से रिकॉग्निशन होता है और रिकॉग्निशन की वजह से mRNA पे राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच हो जाती है। तो ये यहाँ पे अटैच हो गई, तो हम क्या बोलेंगे कि 7mg mRNA पे प्रेजेंट होता है, 7mg mRNA में प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स के स्टेबिलिटी देने के लिए और इसी की ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस 40S सब यूनिट में होती है, क्योंकि यहाँ पे 18S RNA होता है और इसी के पास ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलती है। ये RNA इस 7mg को रिकॉग्नाइज करता है और राइबोसोम की यूनिट को अटैच करवा देता है। फिर सेम है, यहाँ पे आता है AUG स्टार्ट कोडॉन का एंटी कोडॉन UAC और आ जाता है यहाँ पे पहला अमाइनो एसिड। यूकैरियोट्स के केस में पहला अमाइनो एसिड है मीथियोनिन, पहला अमाइनो एसिड है मीथियोनिन, ना कि एन फॉर्माइल मीथियोनिन, ये बात याद रखनी है। और फिर लार्जर सब यूनिट आ जाती है। लार्जर सब यूनिट में वही जो पेप्टाइडल साइट है, अमाइनो एसाइल साइट है और एग्जिट साइट है वो वैसे की वैसी रहती हैं। ये एग्जिट साइट है। जो पेप्टाइडल साइट है वो फर्स्ट टीआरएनए से आके अटैच हो जाती है और यहाँ पे एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स बनता है यूकैरियोट्स में और इसको भी हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और जो लार्जर यूनिट या सब यूनिट यहाँ पे होती है दैट इज 60S। तो इस तरीके से यूकैरियोट्स में भी कॉम्प्लेक्स बनता है। डिफरेंस क्या है, वहां पे प्रोकैरियोट्स के केस में एसडी सीक्वेंस होती है, यूकैरियोट्स के केस में 7mg होता है, दैट्स इट। और एक डिफरेंस और है, यहाँ पे मीथियोनिन आता है, वहां पे एन फॉर्माइल मीथियोनिन आता है, दैट्स इट। नाउ इलॉन्गेशन, अब चेन कैसे आगे बढ़ेगी, चेन लंबी कैसे होगी, ये जरूरी है। पहला अमाइनो एसिड आ गया, स्टार्ट कोडॉन ने अपना काम किया, एंटी कोडॉन उसका आ गया, टीआरएनए एंटी कोडॉन को भी लेके आया, अमाइनो एसिड को भी लेके आया और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कि प्रोटीन के चेन बनने की शुरुआत हो गई। अब ये जो प्रोटीन चेन बनना शुरू हुई है, इस चेन को लंबा कैसे किया जाए, इसमें अमाइनो एसिड कैसे ऐड किए जाएं, इस चेन को इलोंगेट कैसे किया जाए, इसके लिए इलोंगेशन फैक्टर्स काम करते हैं। प्रोकैरियोट्स में इलोंगेशन फैक्टर 3 होते हैं, यूकैरियोट्स में इलोंगेशन फैक्टर्स 2 होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं, जिन्हें हम इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS, इलोंगेशन फैक्टर G के नाम से जानते हैं। तो इलोंगेशन फैक्टर TU का मतलब होता है टेम्परेचर अनस्टेबल, टेम्परेचर अनस्टेबल। TS का मतलब होता है टेम्परेचर स्टेबल और EFG दैट इज इलोंगेशन फैक्टर G। नेक्स्ट आता है यूकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो ये 2 फैक्टर होते हैं, इलोंगेशन फैक्टर 1, इलोंगेशन फैक्टर 2
और E स्टैंड्स फॉर यूकैरियोट। तो यूकैरियोट्स इलोंगेशन फैक्टर 1, यूकैरियोट्स इलोंगेशन फैक्टर 2, दो इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर भी 3, इलोंगेशन फैक्टर भी 3। यूकैरियोट्स में इलोंगेशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 10 काम में आते हैं। अब किस तरीके से इलोंगेशन हो रहा है वो ध्यान से समझना है। ये पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें mRNA है, tRNA है, राइबोसोम है। सबसे पहले mRNA था, उस पर स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच हुई SD की वजह से। उसके बाद में लोडेड या चार्ज tRNA अटैच हुआ और tRNA के साथ साथ यहाँ पे जो अटैच हुई वो राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट है और वो अटैच हुई पेप्टाइडल साइट से। क्लियर? अब यहाँ पे पेप्टाइडल साइट से जब अटैच हुई तो इसने फर्स्ट tRNA को कवर किया, फर्स्ट tRNA के साथ ये आके अटैच हुई। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस चेन को लंबा बनाना है तो और अमाइनो एसिड को ऐड करना पड़ेगा, बट इस अमाइनो एसिड को ऐड करने के लिए कोडॉन्स को फ्री कैसे करवाया जाए ये जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि P ने स्टार्ट कोडॉन को कवर कर रखा है, P ने स्टार्ट कोडॉन को इस तरीके से पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अटैच अपने आप से किया हुआ है, बट A अभी भी फ्री है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड अटैच होगा वो किस तरीके से होगा, ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड है और ये जो अमाइनो एसिड है ये tRNA के साथ आएगा और यहाँ पे A साइट से अटैच हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे पहला जो tRNA होता है वो स्टार्ट कोडॉन से अटैच होता है और जो सेकंड होता है वो हमेशा कहाँ पे होगा, वो A साइट पे अटैच होता हुआ चला जाएगा। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमेशा A साइट पे अटैच होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना है। सेकंड अमाइनो एसिड अटैच हो रहा है, सेकंड अमाइनो एसिड को लाने वाला tRNA आ रहा है और mRNA पे जो कोडॉन है उसका एंटी कोडॉन भी लेके आ रहा है, ये एंटी कोडॉन लेके आया CCC। इसी के साथ साथ सेकंड अमाइनो एसिड को भी लेके आया और इसमें जो काम में आएगा वो काम में आएगा इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS, इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर अनस्टेबल, इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर स्टेबल। साथ में जैसे ही tRNA आएगा तो एनर्जी भी खर्च होगी, एक GTP यहाँ पे खर्च होगा, यानी कि एक GTP की यहाँ पे जरूरत होगी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या आ गया, सेकेंड अमाइनो एसिड आ गया। अब ये पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, पर अभी भी ये चेन फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनको अटैच करना जरूरी है, इनके बीच में बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अमाइनो एसिड और tRNA, ये अमाइनो एसिड है और ये tRNA है, इनके बीच में बॉन्डिंग है उसको तोड़ा जाएगा। तो अमाइनो एसिड और tRNA के बॉन्ड को तोड़ा जाता है, इनको अलग किया जाता है, ये अलग हो गए। अमाइनो एसिड और tRNA को अलग करने में या इनके बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज हुई वही एनर्जी दो अमाइनो एसिड यानी कि इस और इस अमाइनो एसिड के बीच के बॉन्ड को बनाने में यूज होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज हुई वही एनर्जी इन दोनों के बीच के बॉन्ड को बनाने में यूज में आएगी, यूटिलाइज की जाएगी और यहाँ पे अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे। अमाइनो एसिड 1 अमाइनो एसिड 2 से जुड़ गया। जब अमाइनो एसिड 1 अमाइनो एसिड 2 से जुड़ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे tRNA तो फ्री हो गया और वो इस एग्जिट साइट से बाहर निकल गया, एग्जिट हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो अमाइनो एसिड्स के बीच का जो बॉन्ड है इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने का काम कौन करेगा, rRNA। कौन करेगा, rRNA। तो अगर यूकैरियोट या प्रोकैरियोट कोई भी है तो वहाँ पे स्पेसिफिक rRNA होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है और जब वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसाइम। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से। इसका मतलब क्या है,
आरएनए एंजाइम की तरह काम कर रहा है और इसी को हम बोलते हैं राइबोजाइम। तो प्रोकैरियोट्स के केस में जो आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट करता है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, उसको बोला जाता है राइबोजाइम। और कौन सा एंजाइम है ये? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। अगर यही केस यूकैरियोट्स का होता, यही केस यूकैरियोट्स का होता तो ये वहां पे 28S आरएनए क्या करता? राइबोजाइम की तरह एक्ट करता और यहां पे बनाता पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? ये तो बात हो गई किस तरीके से दो अमाइनो एसिड अटैच हुए, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है? जब दो अमाइनो एसिड अटैच हो गए तो चेन को और आगे इलोंगेट करना है, यानी कि इस चेन को और आगे बढ़ाना है, इसका इलोंगेशन और करना है। इसके इलोंगेशन के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा? अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे? अभी दिख रहा है कि जो अमाइनो एसिड साइट है, यानी कि ए साइट पे टीआरएनए की मदद से अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, बट पी अभी फ्री है, पी अभी फ्री है। चेन को आगे बढ़ाने के लिए ए को फ्री करना पड़ेगा। तो जब ए को फ्री करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? एक कोडॉन राइबोसोम को शिफ्ट किया जाएगा, एक कोडॉन राइबोसोम को शिफ्ट किया जाएगा। तो यहां से राइबोसोम को धक्का मारा जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, और जब राइबोसोम को शिफ्ट किया जाएगा तो राइबोसोम एक कोडॉन यहां पे आ जाएगा। तो जब एक कोडॉन यहां पे आएगा तो यहां पे ए फ्री हो जाएगा और फिर पी ऑक्यूपाई हो जाएगा। और जब राइबोसोम को शिफ्ट किया जाएगा, राइबोसोम की पोजीशन बदली जाएगी, तो उसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। राइबोसोम का ट्रांसलोकेशन किया जाएगा और इसमें मदद ली जाएगी इलोंगेशन फैक्टर जी की, इलोंगेशन फैक्टर जी की। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब राइबोसोम को शिफ्ट किया जाएगा तो शिफ्टिंग में फिर से एनर्जी लगेगी, और यहां पे एनर्जी जो लगेगी वो लगेगी जीटीपी की फॉर्म में। एनर्जी जो लगेगी, यूज जो की जाएगी वो जीटीपी की फॉर्म में। तो जीटीपी दो जगह यूटिलाइज किया जा रहा है। एक तो जब टीआरएनए को अटैच किया जाएगा तब भी जीटीपी यूज होगा, राइबोसोम को शिफ्ट किया जाएगा तो भी जीटीपी यूज होगा। तो दो जीटीपी खर्च होंगे, ये बात ध्यान रखना, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? तो यहाँ पे जब इसको धक्का मारा गया, जब इसको आगे शिफ्ट किया गया, ट्रांसलोकेट किया गया, तो ये जो पूरा राइबोसोम है इस तरीके से ऑक्यूपाई होगा और जी और यू को कवर करेगा, पी और ए, और यहाँ पे इस तरीके से AUG फ्री हो जाएगा। तो AUG फ्री हो गया, पी ऑक्यूपाई हो गया, और यू जो नेक्स्ट कोडॉन है ये फिर से अभी फ्री रहेगा क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट अमाइनो एसिड आएगा, अटैच होगा, उसको लाने का काम टीआरएनए करेगा। यहाँ पे फिर से अमाइनो एसिड थर्ड आया, ये अमाइनो एसिड थर्ड आया। इस अमाइनो एसिड के आते ही यहाँ पे फिर से क्या होगा? अमाइनो एसिड और टीआरएनए के बीच का बॉन्ड टूटेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज होगी वही अमाइनो एसिड 2 और 3 के बीच में बनने वाले बॉन्ड में यूटिलाइज होगी, यानी कि पेप्टाइड बनाने, पेप्टाइड बॉन्ड जो बनेगा उसमें यूटिलाइज होगी, पेप्टाइड बॉन्ड जो बनेगा उसमें यूटिलाइज होगी, और यूटिलाइज होगी तो फिर से चेन आगे आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट फिर वही केस आएगा, सेम। यहाँ पे क्या होगा? ये टीआरएनए हटा, किस किस के बीच में? यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टीआरएनए था, ये रहा टीआरएनए जो सेकंड अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ था, ये हटेगा, एग्जिट साइड से निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो टीआरएनए और अमाइनो एसिड को की बॉन्डिंग को हटाने में जो एनर्जी रिलीज हुई है वही एनर्जी यहाँ पे काम आ जाएगी, किस किस के बीच में? यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के काम में आ जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों अमाइनो एसिड्स के बीच में क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड। फिर से ट्रांसलोकेशन किया जाएगा, फिर से इस राइबोसोम को एक कोडॉन शिफ्ट करेंगे। तो मान लीजिए इसको हम ऐसे उठा के हाइपोथेटिकली देखेंगे, तो जब हाइपोथेटिकली देखेंगे तो यहाँ पे जब शिफ्ट होगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कोडॉन है उसको ऑक्यूपाई करेगा और जी फ्री हो जाएगा, जी फ्री हो जाएगा। तो सिंपल फिर से ट्रांसलोकेशन किया जाएगा, और जब ट्रांसलोकेशन किया जाएगा तो यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर जी और जीटीपी यूज होगा, जीटीपी यूज होगा। ये यहाँ पे इस तरीके से हुआ।
यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जी 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 था, जी 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 आया, यहाँ पे यू 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 जो आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कोई और कोडॉन मौजूद है। मान लीजिए यहाँ पे फिर से जी 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 है, जी 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 है, राइट। तो इसके लिए फिर से क्या आएगा, एक टीआरएनए आएगा, इसके लिए फिर से एक टीआरएनए आएगा। टीआरएनए एंटीकोडॉन को और एक और अमाइनो एसिड को लेके आएगा। लाने के लिए वही यहाँ पे फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, और फैक्टर्स की मदद से यहाँ पे फिर से एक अमाइनो एसिड आएगा। इस अमाइनो एसिड और टीआरएनए के बीच के बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, ये टूट गया, और फिर से इस बॉन्ड को, पेप्टाइड बॉन्ड को अमाइनो एसिड के बीच में बनाया जाएगा, और इस तरीके से चेन का इलोंगेशन चलता जाएगा। अमाइनो एसिड टीआरएनए की सहायता से आते जाएंगे, जीटीपी यूटिलाइज होता जाएगा, और इस तरीके से चेन इलोंगेट होती जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इलोंगेशन। और जब तक ये चेन का इलोंगेशन होता रहेगा, जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता, जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आएगा, तब तक ये चेन बनती चली जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, टर्मिनेशन। जब तक चेन में स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता, तब तक चेन बनती रहेगी। मान लीजिए जब स्टॉप कोडॉन आ गया, तो स्टॉप कोडॉन आ गया यानी कि चेन बनना रुक जाएगी, दैट इज टर्मिनेशन। चेन को टर्मिनेट करने में भी कुछ फैक्टर्स की जरूरत होगी, और इनको हम टर्मिनेशन फैक्टर्स ना बोल के रिलीजिंग फैक्टर्स बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में फिर से 3 रिलीजिंग फैक्टर्स हैं, रिलीजिंग फैक्टर 1, 2 एंड 3। वहीं यूकैरियोट में केवल एक ही रिलीजिंग फैक्टर है, दैट इज यूकैरियोट रिलीजिंग फैक्टर। अब यहाँ पे ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, जहां तक बनती रहेगी जहां तक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। और यहां पे ये जो कोडॉन है एमआरएनए पे, ये है स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन। इसके पास सेंस नहीं है ये किसी अमाइनो एसिड को कोड कर सके, इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास सेंस नहीं है ये किसी अमाइनो एसिड को लाए और अटैच कर पाए। ना ही इसके लिए कोई टीआरएनए है, क्योंकि टीआरएनए नहीं है तो ना ही कोई अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो चेन बनना रुक जाती है। स्टॉप कोडॉन 3 टाइप के हैं, यूएए, यूजीए और यूएजी। यूएए, यूजीए और यूएजी, ये 3 स्टॉप कोडॉन है। ये चेन में कहीं भी आएंगे तो चेन बनना रुक जाएगी, और इसके लिए टर्मिनेशन फैक्टर्स ना होके रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ चुका है यूएए। इस यूएए के आते ही यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये फिर से अमाइनो एसिड और टीआरएनए क्या होगा, अलग होगा, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर आएगा काम में, और ये रिलीजिंग फैक्टर इस टीआरएनए को रिलीज करवा देगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर 1 और 2 दोनों आएंगे, और साथ साथ में इसको रिलीज कराने में, इस लास्ट वाले टीआरएनए को रिलीज कराने में जीटीपी लगेगा। इस लास्ट वाले टीआरएनए को रिलीज करवाने में फिर से जीटीपी लगेगा। तो यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर्स भी लगेंगे और जीटीपी भी लगेगा, और इसकी वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे ये जो चेन है ये टर्मिनेट हो जाएगी, ये बनना रुक जाएगी। तो ये चेन टर्मिनेट हो जाएगी, और ये जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है ये अब बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है। तो अल्टीमेटली एमआरएनए से क्या बना, अल्टीमेटली एमआरएनए से बनी प्रोटीन चेन, जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। बननी शुरू होती है स्टार्ट कोडॉन से, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सबसे पहले एमआरएनए पे एसडी सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रिकॉग्नाइज की जाती है, और ये सीक्वेंस स्मॉलर सब यूनिट के पास होती है। 30S राइबोसोम की जो स्मॉलर सब यूनिट होती है उसके पास होती है, जिसको हम बोलते हैं एंटी एसडी सीक्वेंस, राइट। इसी की सहायता से एमआरएनए पे स्मॉलर सब यूनिट अटैच की जाती है। स्मॉलर सब यूनिट के बाद टीआरएनए को अटैच किया जाता है।
टीआरएनए अटैच होने के साथ साथ पहले अमाइनो एसिड को लेके आता है और फिर राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट को लाया जाता है। इस तरीके से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद चेन को लंबा किया जाता है, इलोंगेट किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर कोडॉन, एक पर्टिकुलर टीआरएनए और एंटीकोडॉन उसके साथ आ जाता है। टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके आता है और चेन इलोंगेट होती जाती है। जब तक ये चेन बनती है, जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आ जाता है, चेन बनना टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि स्टॉप कोडॉन नॉनसेंस कोडॉन है, इसके पास किसी भी अमाइनो एसिड को कोड करने की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस तरीके से ये पूरा ट्रांसलेशन चलता है और एमआरएनए से फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। यहाँ पे जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में फैक्टर्स को समझना ज़रूरी है। जब हम इनिशिएशन फैक्टर्स, इलोंगेशन और रिलीजिंग फैक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर्स प्रोकैरियोट्स में 3 है, इलोंगेशन फैक्टर भी 3 है और रिलीजिंग फैक्टर्स भी 3 है। प्रोकैरियोट्स में पूरा 3 का डेटा है। वहीं यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर्स 10 है, इलोंगेशन फैक्टर्स 2 हैं एंड रिलीजिंग फैक्टर्स 1 है। तो ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब एमआरएनए से ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, तो एक अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन में एक एटीपी खर्च होता है, एक अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन में एक एटीपी खर्च होता है, साथ साथ में एक अमाइनो एसिड को अटैच करने के लिए एक जीटीपी खर्च होता है। क्लियर? अब यहां पे सबसे पहला जो अमाइनो एसिड आता है, तो उस अमाइनो एसिड के लिए एक ही जीटीपी खर्च होता है, पहले वाले के लिए केवल एक ही जीटीपी। बट यहां पे जब दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, तो उसके लिए 2 जीटीपी खर्च होगा। कैसे होगा, ये बात ध्यान से समझनी है। अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए एक एटीपी यूटिलाइज होता है, एक एटीपी की जरूरत होती है एक्टिवेशन के लिए, तो ये तो हो गई कॉमन बात। बट जब पहला अमाइनो एसिड टीआरएनए की हेल्प से अटैच होता है, तो उसके लिए फर्स्ट वाले के लिए केवल एक जीटीपी का एक्सपेंडिचर होता है, एक ही जीटीपी चाहिए होता है फर्स्ट वाले के लिए। बट दूसरे वाले के लिए 2 जीटीपी, तीसरे वाले के लिए 2 जीटीपी, चौथे वाले के लिए 2 जीटीपी। व्हाई इज इट सो? तो एक जीटीपी टीआरएनए को अटैच कराने में रिक्वायर्ड है और दूसरा राइबोसोम को आगे एक कोडॉन ट्रांसलोकेट करने में रिक्वायर्ड है। तो एक टीआरएनए को लाने में और दूसरा ट्रांसलोकेशन में। तो जब इस तरीके से अटैचमेंट होगा, तो जो सेकंड अमाइनो एसिड या थर्ड या फोर्थ होगा, उन सभी के लिए 2 जीटीपीज आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे एक एटीपी एक्टिवेशन के लिए और 2 जीटीपी टीआरएनए को लाने के लिए और ट्रांसलोकेशन के लिए। इस तरीके से हर स्टेप में 2 जीटीपीज रिक्वायर्ड होंगे। बट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जब लास्ट अमाइनो एसिड होता है, तो लास्ट अमाइनो एसिड में जब टीआरएनए को रिलीज किया जाता है, लास्ट वाले टीआरएनए को रिलीज किया जाता है, तो भी एक जीटीपी रिक्वायर्ड होता है। तो टोटल जीटीपीज यहाँ पे फिर से 2 हो जाते हैं। तो मान लीजिए इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन टू ऐड 1 अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड को लाने में कितना एटीपी और कितना जीटीपी रिक्वायर्ड है? 1 ATP and 2 GTPs are required. If पॉलीपेप्टाइड चेन में 25 अमाइनो एसिड्स हैं, 25 अमाइनो एसिड को लाना है, उनका एक्टिवेशन करवाना है, तो उनके एक्टिवेशन में 25 अमाइनो एसिड्स हैं तो 25 ATP जरूरत होगी। और उनको जब प्रॉपर हमें उसका ट्रांसलोकेशन भी करवाना है, उसको आगे इलोंगेट भी करवाना है, टीआरएनए को अटैच भी करवाना है, तो कितने जीटीपी रिक्वायर्ड होंगे? डबल, 2 जीटीपी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे 25 अमाइनो एसिड्स को ऐड करने के लिए 25 तो एटीपी और जस्ट डबल जीटीपी रिक्वायर्ड होंगे। 50 जीटीपीज आर रिक्वायर्ड, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन और द प्रोटीन synthesis.